नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है कलयुग की औलाद। सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। जयप्रकाश जी रोजाना की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वह पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की पद पर आसीन है। अभी उनकी रिटायरमेंट में 6-8 महीने का समय बचा था। जयप्रकाश जी अपनी पत्नी विमला जी से कहते हैं कि देखो भाग्यवान, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। तुमने मेरा लंच पैक किया कि नहीं? विमला जी रसोई से निकलते हुए। अजी पतिदेव, अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब तो आपके घर में बेटे बहुएं सभी हैं। अब तो मुझ में बुढ़ापा आ गया है। अब मुझसे पहले की तरह काम नहीं होता। इतना कहकर जैसे ही विमला जी रसोई की तरफ मुड़ती हैं तो अचानक जयप्रकाश जी को घबराहट होने लगती है। विमला जी यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और उनके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वह अपने बेटे बहुओं को जोर जोर से आवाजें लगाने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे जयप्रकाश जी की मुसीबत भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें सीने में जलन महसूस होने लगती है और उनका पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। वह थोड़ी देर बाद ही यकायक चक्कर खाकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उनके दोनों बेटे अचानक दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि पिताजी जमीन पर बेसुध हुए पड़े हैं और माँ विमला जी पत्थर हुए उनके पास बैठी है। घर का माहौल एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि अमावस की रात में खाली आसमान। बड़ा बेटा रमेश जैसे ही पिताजी को हाथ लगाकर उठाने लगता है तो वह देखता है कि पिताजी का शरीर एकदम से ठंडा हो चुका था। जयप्रकाश जी की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया था। जैसे ही रमेश ने कहा कि अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो विमला देवी यह सुनते ही मानव पत्थर की भांति हो जाती हैं, जैसे कि उनके कानों को सुनना ही बंद हो गया है। शाम होते होते जयप्रकाश जी को अंतिम विदाई दे दी जाती है। पिताजी की अंतिम विदाई के बाद घर में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद सारे रिश्तेदार भी वापस जाने लगते हैं। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे और क्या करना है यह विचार विमर्श करने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है। कुछ समय बाद बड़ा बेटा रमेश बोल पड़ता है और रिश्तेदारों को कहता है कि अब आप लोग ही देख लो कि आगे क्या करना है। वह कहता है कि कल मेरी ट्रेन टिकट है, मुझे वापस अपने काम पर जाना है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और मुझे इससे ज्यादा छुट्टियां अब नहीं मिलेंगी, और अगर मैं आगे छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन भी देता हूँ तो मेरी सैलरी कटनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी जो होना था वह तो हो ही चुका है। अब पिताजी को याद करने या घर में बैठे रहने से वह वापस जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। सभी रिश्तेदार रमेश की इन बातों को सुनकर बड़ी ही हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल जयप्रकाश जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटे बेटे का नाम सुरेश है। जयप्रकाश जी की बेटी नेहा जो ब्याह करके अपने ससुराल चली गई है। बड़े बेटे सुरेश की यह बातें सुनकर माँ विमला देवी अंदर तक आहत हो जाती हैं। यह कहकर बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर में केवल छोटा बेटा और बहू रह जाते हैं। उदासी से भरी माँ विमला देवी अपने कमरे में एक कोने में बैठकर बस अपने पति प्रकाश जी की तस्वीर को दिन रात निहारती रहती है।
उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की बूंदें जयप्रकाश जी की तस्वीर पर फैलने लगती हैं और भीतर ही भीतर अपने स्वर्गवासी पति से बतियाने लगती हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, यह शायद तुम नहीं समझ सकते। आप क्या गए कि यह घर और इस घर की सारी चीजें आपके बिना वीरान हो गई हैं। आपके बिना मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। समय कितनी तेजी से दौड़ रहा है, कितनी तेज रफ्तार से दुनिया भाग रही है। जहाँ पर बेटों के पास अपनी बूढ़ी माँ के साथ समय बिताने व बात करने के लिए वक्त भी नहीं है। बड़ा बेटा और बहू तो हमें छोड़कर शहर चले गए हैं और छोटे बेटे बहू के भी पास माँ का होना और ना होना एक समान है। बड़े बेटे और बहू के जाने के बाद मैंने अपने मन को समझा लिया था कि चलो छोटा बेटा बहू फिर भी है हमारे पास और अब सब मिलकर खुश रहेंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। यह सोचते सोचते विमला जी की आंखें फिर से भर आती हैं। बढ़ती उम्र से थकी और उदास आंखों को विमला देवी जी कपकपाते हाथों से साफ करने लगती है और बैठी बैठी अपने पिछले जीवन की यादों में खो जाती हैं। कितना खुशहाल था जयप्रकाश जी का पूरा परिवार। और जब उनका बड़ा बेटा थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़ाई के लिए शहर जा रहा था तो जयप्रकाश जी भी उस समय फूले नहीं समा रहे थे। 2 वर्ष के पश्चात राकेश अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव आता है। जयप्रकाश जी ने उसका विवाह करने की बात घर में छेड़ी। जयप्रकाश जी के पूछने पर रमेश उनसे कहता है कि अब वह शहर में ही सेटल होना चाहता है और वहीं उसने एक लड़की देख रखी है जिससे वह बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है। रूही जो अपने माता पिता की एकलौती संतान होती है, उसके पिता उसके लिए ऐसा वर चाहते हैं जो उनके साथ घर जमाई बनकर रह सके। और राकेश घर में बिना किसी से सलाह मशवरा किए हामी भर देता है। अपने पिताजी से कहता है कि आपको शादी के खर्च की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूही के पिताजी ने कहा है कि वह सारा शादी का काम खुद ही संभाल लेंगे, क्योंकि रूही के पिताजी ने शादी का सारा खर्च स्वयं से उठाने को कहा है। रमेश कहता है कि पिताजी आपको और माँ को बस वहां पर आशीर्वाद देने के लिए ही आना है, बाकी का सारा काम रूही के पिताजी संभाल लेंगे। 1 हफ्ते बाद ही रमेश की शादी होती है। शादी करके रमेश शहर में ही रहने लगता है और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। अब घर में केवल जयप्रकाश जी और उनकी पत्नी और छोटा बेटा ही बचे रहते हैं। वह किसी प्रकार जीवन रूपी इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे। आराम और सहारे की तलाश करते हुए वह छोटे बेटे का विवाह दूसरे गांव की ही लड़की मालती से तय कर देते हैं। मालती शुरू में तो अपने सास ससुर के साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक व्यवहार करती है। अब जयप्रकाश जी और उनकी पत्नी विमला देवी यह सोचते हैं कि एक बेटा शहर चला गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा और बहू तो है हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है, मालती के भी तेवर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। वह वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगते हैं कि कहीं उन्होंने अपने छोटे बेटे का ब्याह करके कोई भारी भूल तो नहीं कर दी। यह सब देखकर जयप्रकाश जी परेशान हो जाते हैं और एक दिन अपने बड़े बेटे से गांव आने का आग्रह करते हैं।
रमेश कहता है कि पिताजी अब हमारा गांव आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहां नहीं मिलेगा। जयप्रकाश जी यह सब सुनकर एकदम से स्तब्ध से हो जाते हैं। जयप्रकाश जी अब समझ चुके होते हैं कि उनके बेटे अब गांव के रीति रिवाज को भूल चुके हैं। अब वह शहर के मॉडर्न जमाने में अपने आप को डाल चुके हैं। अब उनका गांव आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बेटे बहू की दलीलें सुनने के बाद जयप्रकाश जी ने रमेश और उसकी बहू को दोबारा आने का आग्रह नहीं किया और न ही कोई जिद की। अब उन्होंने चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। बेटा कभी फोन करता था तो हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी सी निभाकर फोन रख देता था। अब तो धीरे धीरे कभी कभार आने वाले फोन की घंटियां भी सुनाई देना बंद हो गई थी। जब भी जयप्रकाश जी अपने बड़े बेटे को फोन करते तो एक ही जवाब मिलता था, पिताजी मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब जिंदगी के कठिन अनुभवों की धूल, स्वार्थी औलाद की यादें धूमिल होने लगी थी। हालात से समझौता करके वह मन मारकर अब जीने लगे थे। रमेश का कभी कभार मन होता तो वह अपने परिवार के साथ 1-8 दिन के लिए गांव आ जाया करता था और 1-2 दिन के बाद फॉर्मेलिटी से निभाकर वापस चला जाता था। अब जयप्रकाश जी की और विमला जी की जिंदगी यूं ही कट रही थी। कहें भी तो किससे कहें, सुनाए भी तो किसे सुनाए। एक दिन छोटा बेटा सुरेश भी अपने पिताजी से शहर अपने परिवार सहित जाने के लिए आग्रह करता है। कहने लगता है, पिताजी गांव में रखा क्या है, अगर यूं ही हम गांव में समय बर्बाद करते रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। अपने छोटे बेटे की बात सुनकर जयप्रकाश जी भीतर ही भीतर बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। अब उनके पास अपने छोटे बेटे को जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। जयप्रकाश जी कहते हैं, सुरेश तुम्हारा बड़ा भाई तो पहले से ही हमें छोड़कर शहर रहने के लिए जा चुका है। अब तुम भी चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। जयप्रकाश जी को यह चिंता भीतर ही भीतर दिन रात दीमक की तरह खाई जाती है। सुरेश कहता है कि पिताजी अगर आपको यहाँ अकेले रहने में कोई समस्या है तो आप भी हमारे साथ शहर में रहने के लिए चलिए ना। वैसे भी वहां पर पहले से ही बड़े भैया हैं ना, वह सब संभाल लेंगे। रहा सवाल गांव के मकान का, तो मकान को बेच देते हैं। अब वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। जयप्रकाश जी बेटे की यह सब बातें ध्यान से सुने जा रहे थे। एक दिन जयप्रकाश जी के मित्र उन्हें अचानक ही मिल जाते हैं और वह अपने घर का सारा हाल अपने मित्र जगदीश प्रसाद जी को बता देते हैं। जगदीश प्रसाद जी उन्हें सलाह देते हैं कि तुम इतनी जल्दी में अपना मकान मत बेचो, अभी तुम्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वह उन्हें बता देगा। यह बात जयप्रकाश जी को थोड़ी उचित लगती है और वैसे भी अभी उनके रिटायरमेंट में थोड़ा बहुत समय बाकी था। पुश्तैनी मकान बेचना इतना आसान नहीं था। जहां उनके माता पिता और उनके बच्चों के बचपन की यादें बसी हुई थी, उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था जयप्रकाश जी का। इन बातों को कुछ समय के लिए वह वक्त पर छोड़ देते हैं। फिर भी वह अपने मन को समझाते हुए सोचते हैं कि हमें तो बस अपने बच्चे खुश चाहिए और हमें जीवन में क्या करना है। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने छोटे बेटे की मीठी बातों के पीछे छुपे मंसूबे उजागर हो जाते हैं।
एक दिन वह अपने छोटे बेटे और बहू मालती की बात सुन लेते हैं। सुरेश अपनी पत्नी मालती से कह रहा होता है कि हमें तो बस पैसों से मतलब है। जयप्रकाश जी यह सब बात सुनकर सन्न रह जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर मानो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि जो उन्होंने सुना वह सत्य है या कोई छलावा देख रहे हैं। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में चले जाते हैं और विमला जी को कुछ नहीं बताते। जयप्रकाश जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर विमला जी उनसे प्रश्न पूछती है कि श्रीमान जी आपको क्या हुआ है? आपको कोई परेशानी है क्या? आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? जयप्रकाश जी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए विमला जी से कहते हैं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वह थोड़ा सा बस बढ़ती उम्र के कारण शरीर जवाब देने लगा है, तो बस थोड़ी सी थकावट है और कुछ भी नहीं। विमला जी जयप्रकाश जी के चेहरे के भाव को देखकर समझ जाती है कि उन्हें कोई ना कोई परेशानी जरूर है, पर वह मन ही मन सोचती है कि जब कुछ समय बीत जाएगा जयप्रकाश जी विमला जी को सारी बातें खुद ही बता देंगे। वह देखते हैं कि कुछ समय बाद उनका बड़ा बेटा और बहू घर पर आए हुए हैं। अगले दिन जब सुबह जयप्रकाश जी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो वह अपनी पत्नी विमला जी को आवाज लगाते हैं। अब मानो सब कुछ स्वप्न से हकीकत में तब्दील हो जाता है और कुछ समय बाद उनका छोटा बेटा उन्हें आवाज लगाता है, माँ कहाँ हो आप? कोई उत्तर न मिलने पर छोटा बेटा माँ के कमरे की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वह माँ के कमरे में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि माँ बाबूजी की तस्वीर को हाथ में लिए बिल्कुल बेसुध हुई पड़ी है। वह फिर से माँ को हाथ लगाकर देखता है कि माँ मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ। इतना कहने पर माँ विमला देवी जैसे बेजान सी जमीन पर ढेर हो जाती हैं। विमला जी की सांसों की डोर टूट जाती है और वह सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। तो दोस्तों आपको यह पारिवारिक और भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।